नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को। तो जितने भी लोगों को इंटरेस्ट है कि कौन सी इकोनॉमिक, फाइनेंस की ऐसी इवेंट्स हो रही है दुनिया में, पॉलिटिकल इवेंट्स, जिससे उनकी सैलरी या कोई भी इनकम, उनके खर्चे, उनके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू पर फ़र्क पड़ता है, उनके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स पर फ़र्क पड़ता है, तो वो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ये सारे न्यूज़ को हम यहाँ एनालाइज़ करते हैं, कवर करते हैं। इसके साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि आप सीखें कि अगर आप खुद भी पढ़ना चाहें बिज़नेस न्यूज़पेपर तो किस तरीके से आपको चीज़ों को रिलेट करना चाहिए और कनेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बढ़िया आर्टिकल। सबसे पहले जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर के बारे में है, 5G में किस तरीके से इंडिया ग्लोबल लीडर बन सकता है 2027 तक। इसके बाद बात करेंगे कार डिस्काउंट्स की इस वक़्त ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ क्या हो रहा है और कार कंपनीज़ यहाँ पे क्या करना चाह रही हैं? क्या नए मॉडल्स आ रहे हैं? डिस्काउंट्स क्यों आ रही हैं इतनी? इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस बार जो COP29 हुआ है अज़रबैजान में, यहाँ पर जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो बिल्कुल 2 पार्ट में बँट चुका है ये। एक डेवलप्ड कंट्रीज़ और एक डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, जहाँ काफ़ी गुस्सा है। इंडिया ने भी यहाँ पे काफ़ी रिस्पॉन्स दिया है, शार्प रिस्पॉन्स, तो मैं वो कवर करूँगा। इसके अलावा एप्पल यहाँ पे $10 बिलियन का आईफ़ोन प्रोडक्शन किया है इन्होंने। तो काफ़ी सारे जो हम सोच रहे थे कि ये एक्सपेक्टेशन से 2 साल बाद होंगे, वो एप्पल ने इंडिया में काफ़ी पहले ही कर दिया। इसके अलावा स्ट्रैटेजी फॉर एफडीआई बाय इंडियन फर्म्स। इंडियन फर्म्स के लिए एफडीआई स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एफडीआई एक ऐसी चीज़ है जिसकी वज़ह से हम काफ़ी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं इंडिया में और हमारे इन्वेस्टमेंट्स में भी आप कहिए कि जो बढ़िया जो परफॉर्मेंस देखने को हमें तभी मिलेगी जब इंडिया में हर साल बढ़िया एफडीआई आएगा और एफआईआईज़ भी आएँगे तो। तो कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स भी होंगे, हम इंटरनेशनल इवेंट्स को भी कवर करते हैं जिससे इंडिया को फ़र्क पड़े या आपको फ़र्क पड़े इंटरनेशनल इवेंट्स से। जैसे रशिया-यूक्रेन वॉर से काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमें, क्रूड ऑयल के प्राइस कभी चेंज हो जाते हैं या कभी कुछ हो जाता है। ऐसे ही कई सारे आगे हमारे इंटरनेशनल आर्टिकल्स भी हैं। तो शुरुआत करता हूँ मैं सबसे पहले आर्टिकल से, जो है टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने या तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होगा या खुद इन्वेस्ट करते होंगे। टेलीकॉम सेक्टर को आप मिस कर ही नहीं सकते हो इंडिया जैसी कंट्री में, राइट? क्योंकि जिस तेज़ी से यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बढ़ा है, अब चीज़ें बढ़ी है, तो इंडिया एक्सपेक्टेड है कि बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस मार्केट। एफडब्ल्यूए लिखा है। एफडब्ल्यू का मतलब होता है फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस मार्केट बाय 2027 with over 30 million subscribers and overtake the US current global leader with 15 million subscribers। तो यहाँ पे यूएस नंबर 1 पे आता है। 15 मिलियन मतलब कितने हैं? 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं इनके पास। इंडिया में 2027 तक 3 करोड़ हो सकते हैं सब्सक्राइबर्स। ये काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है। तो इंडिया जो है ये 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुँच जाएगा बाय 2027 और यूएस रहेगा तब करीब-करीब 25 मिलियन पर। एंड ये एक रियल इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा इंडिया के लिए। नील शाह जी का ये कहना है, जो को-फाउंडर है काउंटर पॉइंट रिसर्च के। टेलीकॉम गियर मार्केट, जो टेलीकॉम की इक्विपमेंट होती है ना, अब जैसे भारती एयरटेल और जियो, अब मैं बोलूँ टेलीकॉम कंपनीज़ क्या करती है? तो जियो भी है जो आपको सिम दे रही है, इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। एक वो भी कंपनीज़ है जो ये इंडस टावर जैसे ये टावर सेटअप कर रही है जो आप सबके लिए, राइट? ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ होती है जो ऑप्टिक केबल्स कर बिछा रही है, यहाँ पे केबल्स बना रही है। वो भी टेलीकॉम का ही इक्विपमेंट बना रही है। तो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है एरिक्सन। वो एस्टिमेट कर रही है कि इंडिया के पास एक्सपेक्टेशन है कि करीब-करीब 8 से 10 करोड़, ठीक है, 5G FWA सब्सक्राइबर्स होंगे बाय 2030। तो इस रिपोर्ट में कितना कहा है इन्होंने? 30 मिलियन मतलब 3 करोड़। और यहाँ पर एरिक्सन का तो कहना है कि यहाँ पे हो सकता है इंडिया के पास करीब 8 से 10 करोड़ 5G FWA सब्सक्राइबर्स हो जाएँ, जो दूसरी जो रिसर्च है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा एस्टिमेट है। तो इंडिया में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज़ जो है वो स्लोली ग्रो कर रहे हैं 13% से। फ्रॉम 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स 2018 में थे, अब प्रोजेक्टेड है 49 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन 2024। जो एफडब्ल्यू सर्विस है, लॉन्च किया था किसने? रिलायंस जियो ने सितंबर 2023 में। एयरटेल ने भी लॉन्च कर दिया उसके बाद। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग जो गैप है विथ यूएस, ये काफ़ी अभी भी सब्सटैंशियल है, 3 टाइम्स। द गुड न्यूज़ इज़ कि कंट्री ऑलरेडी अकाउंट्स फॉर 7th ऑफ टोटल ग्लोबल एफजी 5WA। तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे ना, बहुत ही सिंपल है, इसमें इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। 6G की टेक्नोलॉजी पे इस टाइम पे चाइना, यूएस ने ही वर्क किया है मेरे ख्याल से। एंड चाइना कहीं न कहीं यूएस से काफ़ी आगे भी रहा है, ये हम एक्सेप्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे हमने देखा था कि कितना ज़्यादा इन्होंने मैं कहूँगा सैंक्शंस लगा दिए थे। हुआवे
जो कंपनी है चाइनीज़ 6G पर काम कर रही है, उन पर कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस लग गए थे, आपने देखा होगा। तो उस टाइम पे यूएस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि चाइना ने 6G टेक्नोलॉजी उनसे पहले डेवलप कर ली। तो यहाँ पे ग्लोबल 5G एफडब्ल्यूए में इंडिया लीड कर रहा है और इंडिया चाहता है देखिए 5G इज़ अ वेरी गुड स्पीड एंड इंडिया में अगर हम मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को 5G पर ही ले आएँ, तो बहुत बड़ी बात होगी ये। दुनिया की अगर आप एवरेज देखेंगे, जो कनेक्टिविटी रहती है बाकी जगहों पर, उससे तो काफ़ी बेटर रहेगा ये। अब बात करते हैं सिर्फ़ एक चीज़ की जो इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टर के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी कंपनी में जो टेलीकॉम की होती है, तो आप हमेशा क्या चेक करते हैं? एआरपू। यूजुअली ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। एक यूज़र से पर यूज़र रेवेन्यू कितना आता है, ठीक है? इसका एवरेज। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि इंडिया में जब भी आप कंपेयर करेंगे जियो, एयरटेल और वोडाफ़ोन को या बीएसएनएल को, हमेशा आप देखेंगे एयरटेल एआरपी में नंबर 1 रहता है। एवरेज रेवेन्यू एयरटेल के प्लान्स आपको थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे भी नज़र आएँगे, ज़्यादा रहता है। और जियो यहाँ पे एयरटेल से नीचे है, एवरेज रेवेन्यू कम है, इसका मतलब ये भी है कि देखिए कोई बोले ना कि मेरे पास लेट्स से अ, 8 करोड़ सब्सक्राइबर है, एक कंपनी बोल रही है मेरे पास 10 करोड़ सब्सक्राइबर है। आप कौन-सी कंपनी में बोलोगे कि नहीं, नहीं मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि 10 करोड़ है? नहीं, आप ये तो देखो एक्टिव कितने हैं? क्या पता इनके 8 करोड़ में से 7 करोड़ एक्टिव हो और इनके 10 करोड़ में से सिर्फ़ 5 करोड़ ही एक्टिव हो। इनके जो 10-10 साल पुराने जो सिम बंद पड़े थे, उनको भी एक्टिव ही मान रहे हैं इसमें काउंट कर रहे हैं। तो ये वो पैसा तो नहीं जनरेट कर रहे हैं और यहाँ पे इसीलिए एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी मैं देखूँगा। एआरपू क्यों देखूँगा कि 7 करोड़ लोगों से लेट्स से मैं कमाता हूँ ₹200 पर मंथ और ये 5 करोड़ यूज़र से कमाता है फॉर एग्ज़ाम्पल ₹400 पर मंथ। तो फिर अब देखो, अब बिल्कुल फिर से पासा पलट गया। पहले तो मैं कह रहा था कि एक्टिव यूज़र इनके 700 हैं और इनके 7 करोड़ है, इनके 5 करोड़ ही है। तो ये ज़्यादा बेटर थे फर्स्ट राउंड में एक्टिव यूज़र्स के मामले में, लेकिन एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र किसका ज़्यादा है 200 और इनका 400 है। तो नेट-नेट आप ये देखो कि ये अगर एक्सपेंशन करते हैं और ये 7 करोड़ पे भी आ जाते हैं, मार्केट शेयर पे इक्वल भी कर लेते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाएँगे इस कंपनी से। ए और बी नाम रख देते हैं। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जब भी इन्वेस्ट करना है, ये सारी मैट्रिक्स काफ़ी ज़रूरी है सर्विस प्रोवाइडर में। अब टेलीकॉम में दूसरी कंपनीज़ भी आती है, जैसे टाटा कम्युनिकेशन हो गया। तेजस नेटवर्क्स हो गया, तो इनका काम अलग है। यहाँ पे आप एआरपू वगैरह नहीं देख सकते हो, लेकिन ओवरऑल सर्विस प्रोवाइडर्स में तो आपको यही देखना होगा। एक चैलेंज आ रहा है ना हमारे यहाँ स्टारलिंक का। एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, आपने सुना होगा इसके बारे में काफ़ी एंड इंडिया में इनके एंट्री की बात चल रही है, जिससे नाराज़ है मैं कहूँगा जितने भी हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, थोड़े डरे हुए हैं कि ये कहीं यहाँ डिसरप्शन तो नहीं लेकर आएँ या कुछ करेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है इंडिया के हिसाब से तो एंड इसीलिए हमें नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल यूसेज होगा। ऑल्दो कई लोग नेशनल सिक्योरिटी को लेके कहते हैं कि इश्यूज़ आ सकती हैं अगर स्टारलिंक इंडिया में आ जाता है, बट वी हैव येट टू सी कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या डिसीजन लेती है। कार डिस्काउंट्स रेव अप इन स्टॉक क्लियरेंस सीज़न। अब जितने लोगों ने भी मैं कहूँगा कार ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि पिछले 3 साल में तो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ आई है। लेकिन इस बार जो सितंबर रहा स्पेसिफिकली मंथ, ठीक है, अगस्त-सितंबर वो थोड़ा ठंडा रहा है। तो जितने भी ईयर एंड ऑफर्स हैं कार डीलर के इंक्लूडिंग कैश डिस्काउंट्स, अब वो 25 से 150% तक आ चुके हैं ओवर लास्ट ईयर एज़ कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर 2500 से 150% भी बढ़ चुके हैं, ठीक है? डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कार फ्री में मिल रही है, 100% डिस्काउंट और 150% का मतलब ये है कि पहले जो डिस्काउंट ₹10 का था, अब वो वहाँ से और बढ़ गया है, ठीक है? वो ₹25 का हो गया है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जो ऑफ़र्स हैं यहाँ पे काफ़ी एक्सेसरीज़ कोई दे रहा है, कोई एक्सचेंज बोनस दे रहा है, कोई कॉर्पोरेट डिस्काउंट दे रहा है और ये ज़्यादातर मॉडल्स के लिए अवेलेबल है। जो डील्स हैं वो स्वीटेस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। जैसे कि जो प्री फेसलिफ्ट टाटा मोटर्स की सफारी है, हैरियर है जो मैन्युफैक्चर की गई थी 2023 में, अब इन्हें डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, ठीक है? एंड स्क्रैपेज बोनस दिया जा रहा है टोटलिंग 2.75 लाख। जो 2023 वाली प्री फेसलिफ्ट यूनिट्स है ना नेक्सॉन की, वो अब 1.5 लाख के ऑलमोस्ट 1.5 लाख के बेनिफिट्स के साथ अवेलेबल है। अब स्कोडा की स्लाविया है, कुशाक है, वोल्क्सवैगन की वर्चस एंड टाइगन है, ये भी मासिव डिस्काउंट्स के साथ आ रही है, करीब-करीब 2.5 लाख का डिस्काउंट है एंड फ्रेंच ब्रांड सिट्रोएन है, इन्होंने तो अपनी डिस्काउंट्स जो एयर क्रॉस है, इस पर 1.7 लाख की कर दी है। तो अब ये देखिए कि कार कंपनीज़ यूजुअली आप डिक्टेट नहीं करते हो इनसे यूजुअली कितना डिस्काउंट आप ले रहे हो। एक सीज़न एक ट्रेंड होता है कि जहाँ पे अब ये देखिए सप्लाई, सारा खेल किसका है? सप्लाई और डिमांड का। जब कार कंपनीज़ के पास सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो इनके ऊपर प्रेशर होता है कि इस सप्लाई को नीचे लाया जाए और इसके लिए कैसे करते हैं? डिस्काउंट्स के थ्रू करते हैं। तो डिस्काउंट्स एक तरीका है कि सप्लाई को ये बैलेंस करें
और फिर इससे डिमांड को ये कंट्रोल करे, डिमांड को ये ऊपर लेके जाए। तो अब जैसे मैं ये आर्टिकल कवर कर रहा हूँ, काफ़ी लोग इसे देखेंगे, न्यूज़ पेपर पढ़ेंगे, टीवी पे देखेंगे और कहेंगे यार देखो कार लेना ही है, 2 महीने बाद लेने की जगह अभी ले लेते हैं, अभी डिस्काउंट मिल रहा है, राइट? तो आपने क्या किया, जो आदमी 2 महीने बाद लेना चाह रहा था, 6 महीने बाद, उसको आपने फ़ोर्स किया कि वो अभी वो डिसीज़न ले कि उसे लेना है या नहीं लेना है, कौन-सी गाड़ी लेनी है। तो ये सप्लाई जैसे ही कम हो जाएगी, तो फिर से कार के रेट्स पे डिस्काउंट आने ऑफ कोर्स बंद हो जाएँगे। एंड स्पेसिफिकली आप ये भी देखिए कि ये मॉडल्स पुराने हैं, लेटेस्ट जैसे फेसलिफ्ट मॉडल नया आया है, तो उसपे डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे हैं, जबकि पुराने जो स्टॉक पड़े हैं, वो उन्हें क्लियर करना चाहते हैं इस टाइम पे एंड वो नए स्टॉक को फिल करना चाहते हैं अपने इन्वेंटरी में। तो कार के मामले में ना कार की कंपनीज़ को भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये सब चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, जैसे इन्वेंटरी टर्नओवर, ठीक है? इन्वेंटरी टर्नओवर क्या होती है? मान लो मेरे पास इतना एक बड़ा-सा शोरूम है, ठीक है? मेरा शोरूम है ए और आपका शोरूम है बी। अब मेरे शोरूम में क्या है कि एक कार मैं ऑन एन एवरेज ना 15 दिन में बेच देता हूँ। 15 दिन तक खड़ी रहती है, ऑन एन एवरेज, ठीक है? एवरेज इन्वेंटरी जो है मेरी 15 दिन तक रहती है, एक कार 15 दिन रहती है, मतलब 16वें दिन वो बिक जाती है और बी है, यहाँ पे वो 30 दिन लगता है। तो आपको नहीं लगता कि आप चाहोगे कि आप ए को ज़्यादा कार दो, क्योंकि ये एक कार कितने दिन में बेच रहा है ऑन एन एवरेज 15 दिन में और बी कितना बेच पा रहा है 30 दिन में। अब क्या कोई कंपनी है जिसका ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हमें ये पता लगेगा कि ये जो कार कंपनी है, इसको बड़ा समय लगता है अपनी कार को बेचने में और दूसरी कार कंपनी है, उसको समय नहीं लगता है अपनी कार को बेचने में। जैसे एक टाइम पे आपने देखा था ऑल्टो, स्विफ्ट, ये ऐसी कार थी जो बिना मार्केटिंग की भी वो बिक जाएँगी, इतना ज़्यादा पॉपुलर थी। तो उनका आप एवरेज इन्वेंटरी चेक करना, तो जो सक्सेसफुल कार्स का मॉडल्स है ना, उनकी आप एवरेज इन्वेंटरी देखना कितनी कम होती है और जो अनसक्सेसफुल है, तो उनका आप एवरेज इन्वेंटरी देखना कितना ज़्यादा बढ़ गया होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है और सिर्फ़ कार कंपनीज़ के लिए नहीं, बाकी जगह के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि एक कार को रखना शोरूम में ज़्यादा दिन तक, वो बेसिकली आप उसके लिए रेंट पे कर रहे हो, एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, बिजली का बिल पे कर रहे हो, काफ़ी महँगा होता है। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की और ये है हमारे सीओपी 29 के बारे में। सीओपी 29 अभी चल रहा था, हमारा जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है अज़रबैजान में हुआ है इस बार एंड यहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है ये और कंट्रोवर्शियल इसलिए रहा है कि यहाँ पे देखिए इंडिया जैसी कंट्री जो है, जो यहाँ पे अब ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सीरियसली कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रही थी, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। बाकी कंट्रीज़ जितने भी हैं डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है वो भी, और क्यों? रिच ग्लोबल नॉर्थ ने पॉल्यूट किया प्लैनेट को, ठीक है? पॉल्यूशन फैलाया और पैसे कमा लिए। बहुत ही कम समय में पैसे कमा लिए इन्होंने, ठीक है? इंडिया के नेगोशिएटर ने कहना है, इंडिया का ये कहना है कि अब नाउ ये चाहते हैं कि और अमीर बन जाए बाय आस्किंग अस टू फिक्स द प्रॉब्लम, हमें हमें ये कर कि आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करो, ये जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है। दिस इन शॉर्ट वाज द एसेंस ऑफ ग्लोबल फाइनेंस क्लाइमेट प्रपोजल। ग्लोबल फाइनेंस क्लाइमेट प्रपोजल अडॉप्ट किया गया है संडे को, जहां 11 ईयर लीड है, अल्टीमेट टाइम के लीड टाइम है फुलफिलमेंट के लिए। फाइनल जो ड्राफ्ट आया ना इसका, बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा हो गए उसे पढ़ के, ठीक है? इट वाज़ हेवीली स्लैश्ड मतलब जो डिमांड है ना हमारी, जैसे मैं बताता हूँ आपको, डेवलपिंग कंट्रीज़ बोल रही है डेवलप्ड कंट्रीज़ को कि पैसा आपको देना पड़ेगा, आपको फंड करना पड़ेगा। इंडिया भी कह रहा है कि जब पॉल्यूशन आपने सबसे ज़्यादा पैसा किया और उससे सबसे ज़्यादा पैसा कमाया, तो पॉल्यूशन को कम करने में तो पैसा आपको देना पड़ेगा ज़्यादा। हमने तो जब किया ही नहीं, अभी तो शुरू किया है हमने करना। आप बोल रहे हो अभी से करो फिक्स, हम क्यों करेंगे? जब कोल इतना सस्ता है, पेट्रोल, डीज़ल इतना सस्ता है, इसकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है हमारे पास, हम उसी से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसी से बनाएँगे चीज़ें, राइट? आप खुद समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप ये देखो कि जब डिमांड की गई कि हमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर चाहिए होंगे पर एनम, अगर आप चाहते हो कि हम ये हमारे टारगेट सही अचीव हो, तो यहाँ पे जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम 300 बिलियन डॉलर कमिट कर सकते हैं फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज़। तो पब्लिक और प्राइवेट सोर्सेज़ से ये कह रहे हैं 300 बिलियन डॉलर का कमिटमेंट देने के लिए, जो बहुत कम है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के हिसाब से। थंडरस अप्लॉज़ एको हुआ अराउंड प्लेनेटरी हॉल ऑफ ओलंपिक स्टेडियम इन बाकू। वेन्यू वगैरह जो था यहाँ पे इस बार बाकू था, जो अज़रबैजान में है। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट समिट 29 समिट था ये, और इंडिया ने वॉसिफरसली यहाँ पे लीड किया, ठीक है? इंडिया ने काफ़ी अच्छे से लीड किया यहाँ पे डेवलपिंग नेशंस को अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, और क्लियरली रिजेक्ट किया है हमने ग्लोबल क्लाइमेट जो फाइनेंस प्रपोज़ल है, ठीक है? हमने आउटराइटली यहाँ पे कह दिया कि ये एकदम अनफेयर है, एबिसमली पुअर है, पॉल्ट्री यानी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये
रियलिटी में कुछ हो ही नहीं सकता इस चीज़ से जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उससे। नाइजीरिया ने तो कहा कि ये जोक है, मज़ाक है। बोलिविया ने कहा कि लेट एवरी मैन सेव हिमसेल्फ। सब अपना-अपना देखो, बाकी किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। एंड अ ग्रुप ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो एसोसिएशन है स्मॉल आइलैंड नेशंस का, उन्होंने तो वॉकआउट स्टेज कर दिया, वो उठ के चले गए। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी चीज़ें हो रही हैं, ऑल्दो ये न्यूज़ में कवर नहीं हो रहा है, बट मैं बता दूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए, ठीक है? गैवलिंग एंड ट्राइंग टू इग्नोर पार्टीज़ फॉर स्पीकिंग फ्रॉम स्पीकिंग डज़ नॉट बिहोव यूएनएफसीसीसी triple system and we absolutely object to this unfair means followed by adoption। इंडिया का ये कहना है कि यहाँ पे जिस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है, पार्टीज को बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये बिल्कुल अनफेयर है एंड ये सही नहीं है। अडॉप्शन का जो तरीका है कि आपने फाइनल ड्राफ्ट अडॉप्ट कर लिया, जबकि कोई अग्री नहीं कर रहा है इस ड्राफ्ट से, सब लोग ने लिटरली वॉकआउट वहां से कर दिया है कितने सारी कंट्रीज में, ठीक है। तो यहाँ पे $300 बिलियन ऑफर किए गए क्लाइमेट फाइनेंस में, मतलब इतना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा एज लोन्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको फॉर एग्जांपल ग्रीन एनर्जी के लिए कुछ सेटअप करना है, हाइड्रोजन पावर के लिए करना है, जितनी भी क्लीन एनर्जी और पोल्यूशन को कम करने के लिए आप जो भी चीज करोगे उसको आपको उसके लिए यहाँ से लोन या फंड मिलेगा, आपको फाइनेंस मिलेगा। और ये फंड है कितना, $300 बिलियन का। जो सीओपी प्रेसिडेंसी है उन्होंने पुश किया है डिसीजन अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस अर्लियर इन कैनकन एंड आल्सो इन दोहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ये सबसे हॉरेंडस क्लाइमेट नेगोशिएशंस रहे हैं इस बार, क्योंकि बैड फेथ रहा है डेवलप्ड कंट्रीज का। एंड डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत पहले ये नंबर्स दिए थे, 10 साल पहले, कि हाँ इतना बजट होना चाहिए। अब 10-12 साल 15 साल बाद थोड़ी ना सेम बजट पे आप चेंजेस ले आओगे, राइट, पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि किस तरीके से जो खराब डील हुई है ये थ्रेटन करती है हमारे स्टेबिलिटी को, जो क्लाइमेट को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके हमारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, जो पॉलिसीज है उसे किस तरीके से अफेक्ट करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। एंड ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, बट ये इजी नहीं है। दो कंट्रीज एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लेती हैं, लेकिन जहाँ मल्टीपल कंट्रीज आ जाए वहां तो कोऑर्डिनेशन करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। बात करते हैं अगले आर्टिकल की। एप्पल रिंग्स इन $10 बिलियन इन आईफोन प्रोडक्शन एफओबी। एप्पल ने इंडिया में कमाल करके दिखा दिया है। देखिए नया माइलस्टोन रीच किया हमने। आईफोन का जो प्रोडक्शन फ्रेट ऑन बोर्ड वैल्यू है वो अब $10 बिलियन हो चुका है ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 मंथ्स। 37% इंक्रीज है ओवर 7.3 बिलियन एफओबी वैल्यू फ्रॉम द सेम पीरियड। तो 37% का इंक्रीज हुआ है सेम पीरियड पिछले साल से। जो एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू है, बेसिकली अगर आज हम बेचेंगे, ठीक है, इस प्रोडक्शन को, तो ये है 10 बिलियन। एफओबी प्रोडक्शन इज $50 बिलियन, टेकिंग इनटू अकाउंट द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग मार्जिन्स एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो ऑफ दिस टोटल 70%, 7 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इंडिया में जितने भी आईफोन्स बनते हैं ना, मैं बताऊं, मैक्सिमम एक्सपोर्ट के लिए बनते हैं, इंडिया के लिए नहीं बनते हैं ज्यादातर, ऐसा है। तो एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे जाते हैं ये देश विदेश में, सारी कंट्रीज में। एंड देखिए यूएस भी चाहता है कि हमारे जो इक्विपमेंट्स है ना जो हम यूज कर रहे हैं डेली, वो चाइना में ना बने। इंडिया में बनेंगे तो सेफ है, लेकिन चाइना में नहीं बनना चाहिए। जैसे कि टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, मोबाइल फोन्स, ये सारी चीज़ों में यूएस का कहीं न कहीं प्रेशर है अपनी कंपनीज़ पर कि आप चाइना से हटो यार। अब ये हम पर स्पाई कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं फ़ोन्स में, हमें थोड़ी ना पता है क्या क्या ना हो जाए यहाँ पे। तो अक्टूबर ने मार्क किया एक हिस्टोरिक मोमेंट एप्पल के लिए, जहाँ पे आईफ़ोन प्रोडक्शन जो है $2 बिलियन क्रॉस किया है विदिन अ सिंगल मंथ फॉर अ फर्स्ट टाइम। तो एक ही महीने में हमने $2 बिलियन के आईफ़ोन बना दिए हैं हमारी कंट्री में। तो ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है जो पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से एप्पल जैसी कंपनी ने इंडिया में प्रोडक्शन सेटअप किया, इतना स्मूथली वो प्रोडक्शन रन कर रहे हैं और आप देखो किस रफ्तार से इंक्रीमेंट हो रहा है इनके एक्सपोर्ट्स में। सो ये एक बेंचमार्क है, जहाँ पे हम दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि एप्पल जैसी कंपनी जब यहाँ पे आके काम कर रही है और इतना बढ़िया एक्सपोर्ट कर रही है, इतना बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बढ़िया कॉस्ट पे, तो आप सब लोग आराम से कर सकते हो, यू आर वेलकम। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि एप्पल को अगर कोई दिक्कत हुई, तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि इंडिया में एप्पल को ये प्रॉब्लम आ रही है ये चीज़ करने में। तुरंत ये न्यूज़ बनेगा। सो इट्स अ वेरी बिग डील और इट्स अ वेरी गुड मार्केटिंग। मतलब ये आप मार्केट कर सकते हैं, इंडिया मार्केट कर सकते हैं एज़ अ कंट्री। तो ये हमें ज़रूर आगे मदद करेगा। आते हैं अगले आर्टिकल पे, स्ट्रैटेजी फॉर एफडीआई बाय इंडियन फर्म्स। एफडीआई बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसी से हमारी जॉब्स बेटर क्रिएट होंगी। आप बढ़िया सैलरी भी निगोशिएट कर पाओगे अगर आप काम करते हो एक कंपनी में और सामने 10 कंपनीज और आ जाए, नहीं तो उन्हें और स्किल और टैलेंट चाहिए होगा, तो आप बेटर सैलरीज निगोशिएट कर पाओगे, राइट। आपकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे ग्रो करेंगे, राइट। यहाँ पे रुपया भी स्ट्रांग होगा। एफडीआई के बेनिफिट्स देखिए,
एफडीआई के बेनिफिट्स आपको मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो देखो रुपी स्ट्रांग होगा, ठीक है? डॉलर के अगेंस्ट। दूसरा क्या है, हमारा जो ग्रोथ होगा इन्वेस्टमेंट्स का भी, शेयर मार्केट भी मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया ग्रो करेगा बाहर से जब इन्वेस्टमेंट्स आएँगे, तो इन्वेस्टमेंट्स का भी ग्रोथ होगा। इसके अलावा ग्रोथ होगा किसमें? हमारे इनकम में। हमारा जो पर कैपिटा इनकम है इंडिविजुअली, वो भी काफ़ी बढ़िया हो इंक्रीज़ होगा क्योंकि हम बेटर सैलरी नेगोशिएट कर पाएँगे सेम स्किल के साथ, ऑप्शंस हमारे पास ज़्यादा हो जाएँगे एंड हमारा जीडीपी भी यहाँ पे काफ़ी ऊपर जाएगा एफडीआई की मदद से। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से एफडीआई के और क्या बेनिफिट्स हैं एंड आई होप कि कोई भी गूगल नहीं यूज़ करता है। अपने दिमाग से बताइए अगर आप गलत भी हैं, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपका लॉजिक सही हो, राइट? सो वो तभी पता लगेगा जब आप सोच करके आंसर देंगे, ना कि कहीं से कॉपी करके। So watching global firms utilizing services प्रोडक्शन इन इंडिया ऑफर्स इनसाइट्स इनटू द रोल ऑफ एफडीआई। जब हम ग्लोबल फर्म्स को देखते हैं ना, इंटरनेशनल फर्म्स को जो यूटिलाइज कर रही हैं सर्विस प्रोडक्शन इंडिया में, ठीक है? ये एक बहुत अच्छा हमें इनसाइट देता है। एफडीआई के रोल में। ग्लोबल फर्म्स ने प्ले किया है सारे पॉसिबल पाथवेज़ टू मीट देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ हार्नेसिंग इंडियन वर्कफोर्स। इंडियन वर्कफोर्स यहाँ पे मुझे नहीं लगता दुनिया की ऐसी कोई कंपनी होगी बड़ी फॉर्च्यून 500 में से जो इंडियन वर्कफोर्स को नहीं हायर करती होगी। एंड यहाँ पे इंडियन सर्विसेज फर्म्स को ये देते हैं सारी कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज एंड दे डू एफडीआई इनटू कैप्टिव्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जीसीसीज़ एंड ये जीसीसीज़ को यूज़ करते हैं इंडिया में एज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन एंड सुपरविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इंडियन सर्विसेज फर्म्स। तो बेसिकली जो आउटसोर्सिंग का काम है, यहाँ पे पूरी इसकी बात हो रही है कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग आउटसोर्सिंग करते हैं इंडियन टैलेंट्स का एंड जो फर्म्स है ना यूएस वर्क की, ये भी बड़ी स्मार्ट हो गई है। ठीक है? ये भी कोई बेवकूफ़ नहीं रही है अब कि इनसे आप ₹1000 काम करवा रहे हो और बिल्कुल 10 लाख रुपए ले ले रहे हो ऑफ कोर्स। इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। अब ये जीसीसीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को इंडिया में यहीं पे ये नेगोशिएट करते हैं सुपरविज़न ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इंडियन सर्विसेज़। तो अगर आप हार्नेस करना चाहते हो ग्लोबलाइज़ेशन को, तो इसके लिए सोफिस्टिकेटेड मिक्स होना चाहिए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स का और एफडीआई का। व्हाई माइट इंडियन फर्म्स बेनिफिट फ्रॉम डूइंग एफडीआई? इंडियन फर्म्स को क्या बेनिफिट होगा, क्यों बेनिफिट होगा एफडीआई करने से? सक्सेसफुल अगर आप एफडीआई इनिशिएटिव्स लेते हो, तो इससे एक तो एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, हमारे को ग्लोबल ऑप्टिमाइज़ेशन होता है हमारा ऑपरेशंस का। ग्लोबल ऑप्टिमाइज़ेशन मतलब एफिशिएंट हो जाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है? एंड यहाँ पे आप ये भी देखिए जो डोमेस्टिक कंपैरेटिवनेस है ना, वो बढ़ती है। कई बार मैंने एक एक बार और एक आर्टिकल था काफ़ी अच्छा एडिटोरियल मैंने कवर किया था, आपको भी शायद याद होगा कि इंडिया में ना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम ना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ना बिल्कुल बच्चे की तरह बचा कर नहीं रखें सिर्फ़। क्योंकि अब क्या है कि कोई भी कंपनी हमारी इंडिया की अगर ग्लोबल सोचती है ना, ग्लोबल मार्केट के बारे में, तो वो प्रोडक्ट बनाती है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। और अगर कोई प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में चल रहा है, तो इंडियन मार्केट में वो बिल्कुल किल करता है, राइट? लेकिन अगर आप खाली इंडियन मार्केट के हिसाब से सोचती हैं ना, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, मैं बता दूँगा आपको, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो इंडियन मार्केट के हिसाब से काम करती है, उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, उनको एक्सपैंड करना ही नहीं है और वो इंडियन गवर्नमेंट को बोलती रहेगी कि देखो, आप बाहर की कंपनी को आने दे रहे हो, वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को किल कर देंगे, मार देंगे। तो भई आप इनोवेशन करो ना। आप इतने दशकों से, डेकेड से इंडिया में क्या कर रहे हो आप कि आराम से छत्र छाया में गवर्नमेंट की कि हम इसमें एफडीआई नहीं आने देंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आने देंगे, कंप्यूटर नहीं आने देंगे। इसके बेसिस पे जो आपके लो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, वही आप बेचे जा रहे हो लोगों को, कुछ भी नया नहीं ला रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में ये कल्चर आए कि हम ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में सोचें, इंडिया के लिए प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचे ही नहीं। क्योंकि वहाँ हम कम्पीट करेंगे तो इंडिया में हम वैसे भी बहुत बढ़िया करेंगे। तो अगर हम ये सोच रखते हैं कि हमें बाहर एफडीआई करना है, तो ये चीज़ हम कर पाते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को उस लेवल पे हम लेकर आ पाते हैं। एक यूनिक फीचर है इंडियन एनवायरनमेंट का जो ग्लोबल फर्म्स में नहीं होता है, इज़ द गेन्स ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग एंगेजमेंट विद इंडियन टैक्सेशन एंड कैपिटल कंट्रोल्स। ये स्वीटनर है जो हेल्प ये करता है फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ग्रेजुएटिंग टू एफडीआई। बेसिकली यहाँ पे टैक्सेशन और कैपिटल कंट्रोल की बात हो रही है, जिसमें हमारे लिए काफ़ी बेटर यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं। तो ये यूज़फुल है टू एस्टैब्लिश अ 2 बाय 2 क्लासिफिकेशन स्कीम। जैसे इंडियन फर्म्स जो हैं, ये कह रहे हैं कि यूज़फुल है कि हम एक 2 बाय 2 क्लासिफिकेशन स्कीम कर पाएँ। इंडियन फर्म्स 2 काइंड्स में आती है। एक तो वो थिंग्स जो चीज़ें करती है, जो रेडीली सोल्ड है टू ग्लोबल कस्टमर्स को जो तुरंत वो बेच पाएँ, ठीक है? बाकी वो व्हिच आर वेरिड इंटू इंडियन लैंडस्केप, सिर्फ़ इंडियन लैंडस्केप के हिसाब से होता है, जैसे जिनका ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ जो है, वो रूटेड है इंडियन पॉलिसी एनवायरनमेंट के हिसाब से। इंडिया की जो पॉलिसी एनवायरनमेंट है और इंडिया का जो लैंडस्केप है, वर्क है, उसके हिसाब से उनका काम है, उन्हें बाहर से कोई विदेश से कोई मतलब नहीं है। तो जो डेस्टिनेशन कंट्रीज़ हैं, वो 2 टाइप की होती है, एक तो एडवांस इकोनॉमीज़, एक रेस्ट। एडवांस इकोनॉमीज़ जैसे आप यूएस या यूरोप में कुछ भेज रहे हो, जापान में भेज रहे हो और रेस्ट मतलब जैसे आप अफ्रीका में भी हम लोग काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, राइट? बट इट्स नॉट द सेम एज़ एक्सपोर्टिंग टू यूएस और यूरोप।
तो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे हाई रेडीनेस है एक्सपोर्टिंग एंड एफडीआई। सबसे सिंपल पाथवे है ग्लोबलाइज़ेशन के लिए कि अवेलेबल है जो फर्म्स के लिए कि आप वो चीज़ करो जो रेडीली सोल्ड है ग्लोबल कस्टमर्स को, जो ऑलरेडी बेची जा रही है। ये फर्म्स जो हैं, जो जर्नी ऑफ एक्सपोर्टिंग है, और एफडीआई होल्ड करता है अनलिमिटेड पोटेंशियल यहाँ पे, ठीक है? जैसे अगर आप बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, ग्लोबल लेके जाना चाहते हैं, प्रोडक्ट एक्सपांशन करना चाहते हैं, तो एफडीआई यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट की है, बट ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। हमें लगता है सारे व्यूअर्स को ये चीज़ पता होगी। अब राइटर आगे कह रहे हैं कि दे कैन एस्पायर टू बिकम ग्लोबल फर्म्स व्हिच आर पार्टिकुलरली गुड एट प्लेसिंग सर्टेन फंक्शंस इन इंडिया। तो ये ऐसा चाह रहे हैं कि इंडियन कंपनीज़ भी ऐसा सोचे कि हम पर्टिकुलर फंक्शंस इंडिया में रखेंगे और कुछ फंक्शंस हम बाहर रखेंगे। ये कह रहे हैं कि देखो, एफडीआई इंडिया में आ रहा है, हम ये नहीं चाहते हैं कि बाहर के लोग निवेश करें इंडिया में और बस वो पैसा इंडिया में आ गया, आपने इंडिया में काम किया और वो पैसा उनको लौटाया प्रॉफिट करके। नहीं, एफडीआई आप भी करो बाहर। आप भी बाहर सेटअप करो अपनी कंपनीज़, क्योंकि जब आप बाहर जाओगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। जैसे कुछ इन बिज़नेसेस ऐसे हैं जहाँ बहुत दिमाग नहीं लगाना है। अब ये देखो कि यार ये कंट्री ये वाली चीज़ ना इतना महँगा ले रही है, ठीक है? और ये ले रही है इस कंट्री से। मैं इंडिया में इसे आधे दाम पे बनाकर इन्हें बेच सकता हूँ। वो कैसे पता चलेगा आपको? जब आप बाहर जाओगे, लेट्स से आप कहीं छोटे से टाउन में रहते हो इंडिया में, तो कैसे पता लगेंगी आपको ये चीज़ें? नहीं पता लगेंगी। अगर आपका कंपनी है, आपका सेटअप है, जो भी है। जो ये इमर्जेंस है ऑफ कैपेबिलिटीज इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन बिजनेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए। अगर 100 इंडियन फर्म्स ना ग्रेजुएट हो जाती है, जो बिग मल्टीनेशनल बन जाती है, जहां बैलेंस शीट साइज बेसिकली $10 ट्रिलियन से ज्यादा है, विद ओवर 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना? 50% रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया होना चाहिए और 10 ट्रिलियन रुपी से इनका बड़ा बैलेंस शीट साइज होना चाहिए। तो अगर 100 इंडियन कंपनीज ये चीज अचीव कर लेना, मल्टीनेशनल बन जाए, तो हमारे इंडियन जीडीपी को ये ट्रांसफॉर्म कर देगा, और बिल्कुल सही बात है। जो मैनेजमेंट मेथड्स हैं और जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, जो फ्लरिश करता है इंडिया में, वो डिफिकल्टीज फेस कर सकता है विद इन द रूल ऑफ लॉ। ऑपरेटिंग इन एडवांस इकोनॉमीज कम्स विद द नीड टू रन अ टाइट शिप। जैसे कि फॉर दीज फर्म्स, जो नॉन ओईसीडी कंट्रीज हैं, नॉन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये कंट्रीज जो हैं, ये भी मार्केट हो सकती है इनके लिए, ठीक है? और है भी, ऐसा नहीं है, मैं कहूँगा कि नहीं है। इस टाइम पे भी है, लेकिन काफ़ी बड़ी मार्केट हो सकती है। मार्केट साइज़ छोटा है एज़ कम्पेयर टू एडवांस इकोनॉमीज़, लेकिन इंडिया सेंट्रिक मैनेजमेंट डीएनए जो है ना, ये इफेक्टिव है ऑपरेटिंग इन नॉन ओईसीडी कंट्रीज़। ज इंडिया वाला जो ज अगर आप अच्छा कर रहे हो, तो नॉन ओईसीडी कंट्रीज़ में आप अच्छा कर लोगे, ठीक है? एकदम स्पेसिफिकली जो कल्चर है, जो चलाने का तरीका है, ऑपरेशंस है, इस तरीके से हो जाते हैं। लेकिन लीडरशिप जो है ना यहाँ पे, इनको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। कुछ ऐसे जो क्विक विन्स अगर हम देखेंगे, जो शॉर्ट टर्म अगर हम जीतना चाहेंगे जल्दी, अगर ये हमारा मेन गेम है, तो हम कहीं न कहीं सक्सेसफुली यहाँ पे काम नहीं कर पाएँगे, राइट? हमें लॉन्ग टर्म थोड़ा सोचना होगा यहाँ पे। इट्स वेरी इंपोर्टेंट कि हम चीज़ों को लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें। जो आर्म्स लेंथ कॉन्ट्रैक्टिंग है इनटू लोकल फर्म्स इज़ अ गुड वे टू हार्नेस market potential of non-OECD countries without fully learning how to operate in their messy institutional arrangements and lack of rule of law. अब राइटर ये कह रहे हैं कि अगर आप आर्म्स लेंथ कॉन्ट्रैक्टिंग करो, जो बाहर की कंट्रीज जैसे इंडिया में कर रही हैं, कि आप आउटसोर्स कर रहे हो अगर अपने काम को लोकल फर्म्स में बाहर के, तो ये एक अच्छा तरीका है कि वहाँ के मार्केट पोटेंशियल को आप यूज़ कर पाओ। मतलब जैसे एप्पल है, अभी मैंने कवर किया, इंडिया में क्या कर रही है? इंडिया में उसने आउटसोर्स किया हुआ है 3 कंपनीज़ को आईफ़ोन बनाने के लिए। एप्पल तो बनाती ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग करती ही नहीं है, राइट? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और उसी से वो एक्सपोर्ट एप्पल क्या कर रही है, बस उनसे खरीद रही है आईफ़ोन सस्ते दाम पे और वो बेच रही है दूसरी कंट्रीज़ में, राइट? और हमारी कंट्री में भी बेच ही रही है ऑफ कोर्स। तो ये आइडिया पिच कर रहे हैं राइटर हमारी लोकल कंपनीज़ के लिए, जो इंडिया में इस वक़्त हैं, जो एफडीआई के बारे में बात कर रही हैं। इंडस्ट्रीज विथ मोर कनेक्शंस विथ इंडियन स्टेट। अब इस पॉइंट में इनका कहना है कि कुछ जो है ना, थोड़ी चीजें ज्यादा डिफिकल्ट है इंडियन फर्म्स के लिए, जो कंट्री के लैंडस्केप में बिल्कुल वेरिड है। यहाँ पे बात हो रही है कि ये वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेस बहुत ज़्यादा है, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, राइट? जहाँ पे इंडियन स्टेट रन करता है सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम। तो ये क्या है कि ये जो कोवर्क्स है ना, ऑपरेटिंग इन इंडियन एनवायरनमेंट के जो भी हैं, वो उसको एक्वायर कर लेती हैं, उसमें फ्लरिश भी कर लेती हैं। लेकिन बाहर यही चीज़ इन्हें रेप्लिकेट करना इनके लिए ईज़ी नहीं होता है। अब इंडिया में ऐसे कितने सारे बिज़नेस हैं, आप खुद बताओ मुझे, जहाँ पे आप देखोगे कि काम जो हो रहा है बेसिकली सारा, वो इंडिया में हो रहा है कि आपका पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट है या आप कॉन्ट्रैक्ट्स ले पा रहे हो, ये सब चीज़ें इस तरीके से है। आपको पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट तो चाहिए। लेकिन वही चीज़ अगर आप बाहर जाओगे तो क्या कर पाओगे इस बेसिस पे? नहीं, आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनना पड़ेगा। आपको यहाँ पे इनोवेशन दिखाना पड़ेगा, आप तभी कर पाओगे, राइट? तो ये एक चीज़ है कि ऐसी
कंपनीज़ जो हैं, इन्हें स्पेसिफिकली बहुत प्रॉब्लम होगा, जो ये तो नहीं कर सकती काम। लेकिन ये नॉन ओईसीडी कंट्री की जब बात आ जाती है ना, वहाँ पे ये एक्सपीरियंसेस इनके काम आ जाते हैं, ठीक है? तो ये जो फर्म्स जो ऑपरेट करती हैं नॉन ओईसीडी कंट्रीज़ में, जहाँ पे लिमिटेड रूल ऑफ लॉ है, करप्शन भी है, इज़ मोर एनालोगस टू ऑपरेटिंग इन इंडिया, इंडिया की तरह है। लेकिन यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा सस्टेन वे में काम करने के लिए वहाँ पे, राइट? गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप या तो बिल्ड करना होगा, पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। तो इंडिया यहाँ पर इसका फ़ायदा उठा सकता है। ऑल्दो मार्केट बड़ा नहीं है, लेकिन मार्केट फिर भी इंडियन कंपनीज़ के लिए तो अच्छा पोटेंशियल यहाँ पर है। इनका ये कहना है इस आर्टिकल में। क्वेश्चंस फॉर स्ट्रैटेजी, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स और सीनियर मैनेजर्स, जरूरी है बहुत कि ये सोचें स्ट्रेटेजिकली इन क्वेश्चंस के बारे में। लार्ज गेन्स आ सकते हैं एफडीआई से, और एफडीआई सिर्फ इनवर्ड नहीं होना चाहिए, हमें बाहर भी निवेश करना चाहिए। जब हम बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो हम सीखेंगे उनके बारे में, क्लाइंट्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, और उनके लिए हम प्रोडक्ट्स बना पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ लास्ट में। यूक्रेन ने लूज़ कर दिया करीब 40% ऑफ लैंड जो उसने सीज़ किया था रशिया में। तो देखिए, लैंड कैप्चर करना अलग बात होती है और उसे होल्ड कर पाना बहुत ही अलग चीज़ है, ठीक है? तो ये हमेशा देखा गया है इतिहास में कि इंडिया में ये जैसे यूक्रेन के साथ हुआ कि 40% इन्होंने टेरिटरी जो रशिया में होल्ड की थी, अब वो सारा लूज़ कर चुके हैं उसमें से 40%, एंड रशिया ने बहुत ही ईज़िली यहाँ पे कंट्रोल कर लिया है अपने टेरिटरी को। मॉर्गन स्टैनली जॉइन कर रहा है यूएस पीएस को विथ न्यू एचक्यू इन रियाद। मॉर्गन स्टैनली को अभी रेगुलेटरी अप्रूवल मिला है कि लोकेट करेगा अपने मिडल ईस्ट हेडक्वार्टर को सऊदी अरेबिया में, एंड दूसरे वॉल स्ट्रीट राइवल्स को भी ज्वाइन कर रहा है, जैसे कि सिटी ग्रुप। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप एक्सपैंड कर रहा है अपने प्रेजेंस को किंगडम में और एस्टैब्लिश कर रहा है एक रीजनल एचक्यू इन रियाद। रिफ्लेक्ट करता है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है फॉर आवर लॉन्ग हिस्ट्री इन द रीजन। तो यहाँ पे आप ये भी देखिए कि यूएई, जहाँ पे मैं कहूँगा इस चीज़ में बाजी मार जाता था हमेशा, अब कहीं न कहीं यहाँ पे सऊदी अरेबिया यूएई के जो पर्क्स थे वो अपने पास लेकर आया है और इससे काफ़ी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहा है जो पहले यूएई को मिलती थी। गोल्ड सेट फॉर बिगेस्ट वीकली सर्ज इन 20 मंथ्स। गोल्ड बिगेस्ट वीकली गेन आया है गोल्ड में। जो गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं इस साल तो बड़े खुश होंगे, इस टाइम पे प्रॉफिट में बैठे होंगे। यहाँ पे रशिया यूक्रेन एस्केलेशन आया जब, जैसे ही इससे ट्रेडर्स ने असेस किया कि जो आगे प्रॉस्पेक्ट्स हैं फर्दर ईजिंग के बाय फेडरल रिजर्व, ये डगमगा चुके हैं, एंड जो बुलियन है हमारा जिसे हम गोल्ड कहते हैं, ये करीब 1.5% बढ़ गया टू 2710.16। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली गोल्ड काफी बढ़िया ट्रेंड में रहा और उसके बाद अब ये धीरे-धीरे सुस्त हो रहा था, नीचे आ रहा था बहुत ही धीरे-धीरे, और अब हमें फिर से यहाँ पे एक अपटिक देखने को मिला है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे फिर से एक्साइट हो गए, और मैं बता दूँ गोल्ड नीचे भी आ रहा था। जितने भी एनालिस्ट हैं सब ये कह रहे थे कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है? थोड़ा-सा ड्रॉप है, यहाँ से ये और ऊपर जाना है, ये तो बस रेस्ट ले रहा है। तो देखना है कि गोल्ड में क्या होता है। बॉश कट करने वाला है वर्किंग आवर्स फॉर 10,000 इन जर्मनी। रॉबर्ट बॉश दुनिया की लार्जेस्ट कार पार्ट सप्लायर है। इंडिया में भी आपने देखा होगा बॉश का, इंडिया में लिस्टेड भी है बॉश। ये रिड्यूस करेंगे अपने वर्किंग आवर्स ऑन पे ऑफ 10,000 एम्प्लॉइज जर्मनी में। जर्मनी में पता नहीं क्या हो रहा है। बॉश देखिए कह रहा है कि हम ले ऑफ करेंगे, लोगों को निकालेंगे। फोल्क्सवैगन को अगर आप देखेंगे तो इनके साथ भी यही हुआ है। फोल्क्सवैगन का भी वहाँ पे ऐसे ही चल रहा है कि वो प्रोडक्शन बंद करने वाले हैं, अपने प्लान्स कुछ बंद कर रहे हैं, स्लो डाउन है। तो जो लेटेस्ट साइन है ऑफ चैलेंजेस जो जर्मनी का ऑटो सेक्टर फेस कर रहा है वीक डिमांड की वजह से और कंपटीशन की वजह से, चाइनीज राइवल से compete यूरोपियन कार्स तो नहीं कर पा रही है देखिए। तो बॉश ने कहा है कि वो कट करेगा करीब 5,500 जॉब्स अ डे आफ्टर सेइंग इट वुड कट वर्किंग आवर्स ऑफ 450 स्टाफ। तो लेट्स सी कि आगे क्या डेवलपमेंट्स आते हैं जर्मनी में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद है। हम रोज़ ऐसी एक वीडियो अपलोड करते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।